तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, जो कि एक त्रिपक्षीय संस्था है। और यह संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एकमात्र संस्था है जो कि त्रिपक्षीय संस्था है। ये क्या करती है कि श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों की संस्था है, जो कि सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। यानी कि तीन लोगों को, सरकार को जो नियोक्ता हो गए हैं उनको और श्रमिकों को एक साथ लाने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब इसकी अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। और जैसे कि राष्ट्र संघ 1919 में, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इस टाइप से हुआ। तो सन 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना का उद्देश्य था कि वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने का कार्य इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। और वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 1969 में शांति पुरस्कार प्राप्त संस्था है। और इसके निम्न कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। पहला ये था कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए और श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर होने के लिए, साथ ही साथ अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए। इन तीन मानकों के आधार पर वर्ष 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें है पहला तो यह है कि महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में, विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को करने में, और पोलैंड में सॉलिडेरिटी यानी कि व्यापार संगठन की स्थापना में, और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर विजय प्राप्त करने में भी आईएलओ का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान करने का काम कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम संरचना की बात करें तो यह तीन मुख्य निकायों, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करने का काम करता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है प्रति वर्ष जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। और प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए भी यह एक प्रमुख मंच का कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। और इसका शासी निकाय की अगर हम बात करें तो जो इसका शासी निकाय है या गवर्नमेंट जो गवर्निंग काउंसिल है, यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। और प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। और जो आईएलओ का शासी निकाय है, यह आईएलओ के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता है, जिन्हें बाद में स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है, जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करने का काम करती है। साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा एवं महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय है, यह आईएलओ की संपूर्ण
तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय है यह आईएलओ की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है, जिसे संचालन निकाय की समीक्षा और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। इसके अलावा विशेष रुचि के मामलों की जांच के लिए समय समय पर आईएलओ सदस्य राष्ट्रों के द्वारा क्षेत्रीय बैठकें जो हैं संबंधित क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती है और यह काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का ही है। इसके अलावा अब बात करें कि आईएलओ का कार्य क्या है, मतलब आईएलओ क्या काम करता है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यह सामाजिक एवं श्रम मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा यह अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना और उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करने का काम करता है। साथ ही साथ सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करता है। इसके अलावा मानवाधिकार जो है, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का यह संरक्षण करने का काम करता है। इसके अलावा यह सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करने का भी काम करता है। अब इसके लक्ष्य को अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का लक्ष्य क्या है, तो कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाने का जो लक्ष्य है वो आईएलओ का है। इसके अलावा सभ्य कार्य सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना भी आईएलओ का लक्ष्य है। इसके अलावा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना आईएलओ का लक्ष्य है। और त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना भी आईएलओ का एक विशिष्ट लक्ष्य है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक की अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो हो गया, लेकिन पूरे संसार में श्रम का मानक क्या हो, स्टैंडर्ड क्या हो, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यह विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, जिसकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। हालांकि प्रकृति में ये गैर बाध्यकारी है। अगर कोई देश चाहे तो भले इसका सदस्य हो, लेकिन अगर चाहे तो इसको लागू नहीं कर सकता है अपने यहाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूह के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा अपनाया जाता है। और जो आईएलओ में कन्वेंशन होते हैं, अभी समय होते हैं, उनकी पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपनी राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों या अभिसमयों का उपयोग करते हैं। हालांकि जैसा कि पहले बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक हैं वो प्रकृति में गैर बाध्यकारी होते हैं। और जो आईएलओ की अब तक कन्वेंशन है, अगर उनकी बात करें जो हुए हैं, तो मुख्य 8 हैं। पहला है बलात् श्रम पर कन्वेंशन, जो कि 29 नंबर कन्वेंशन कहलाता है। और बलात् श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन जो है संख्या 105 कहलाता है। और समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन जो हुआ था वो संख्या 100 कहलाता है। जबकि भेदभाव, रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111 के तहत किया गया था। और न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 है। और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182, यानी कि आईएलओ का जो कन्वेंशन संख्या 138 और 182 है, यह बाल श्रम से संबंधित है। जबकि संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन संख्या 87 के तहत किया गया था। यानी कि इसके लिए जो आईएलओ का कन्वेंशन संख्या है वो 187 है। और संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन के लिए कन्वेंशन संख्या 98 किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो आईएलओ के जब तक कन्वेंशन है वो मुख्य रूप से 8 कन्वेंशन है। अब थोड़ी सी अपने देश यानी कि भारत की बात करें तो भारत और आईएलओ में जो संबंध है किस प्रकार का है देखेंगे तो पाएंगे कि भारत यानी कि हमारा देश जो है आईएलओ का संस्थापक सदस्य रहा है। और यह वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। और भारत के संदर्भ में भारत में आईएलओ का पहला कार्यालय जो है वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। आईएलओ और इसके भागीदारों के बीच परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। और यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का आधार है। और जैसे कि 8 कन्वेंशन हैं, तो भारत ने 8 प्रमुख या मौलिक
ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है, जिसमें शामिल है बलात् श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29 और बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105 और समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100, भेदभाव और रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 138 और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, यानी कि कुल 6 कन्वेंशनों पर भारत सरकार के द्वारा इसकी संपुष्टि की गई है, 2 पर नहीं की गई है। इसके अलावा जो भारत ने 2 प्रमुख मौलिक कन्वेंशन अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 में हुआ था ये, और यह कन्वेंशन संख्या 87 है, और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949 और यह कन्वेंशन संख्या 98 है, इसकी पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा ILO की जो कन्वेंशन संख्या 87 और 98 है कि इसकी पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं, यानी कि अगर भारत ऐसा कर देता है तो जो शासकीय कर्मचारी ये भी हड़ताल पर जाना चालू कर देंगे, जो कि अभी नहीं होता। तो इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने के लिए भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि चालू हो जाएगा। यानी कि भारत अगर कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की पुष्टि कर देगा तो ये समस्या चालू हो जाएंगी हमारे देश में। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में एक जानकारी। आई होप कि जानकारी आपके काम आए और आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें उपयोगी हो। तो आप चाहें तो इसे दोबारा फिर से सुने ताकि चीज़ और क्लियर हो जाए। तो नमस्कार, जय हिंद।